क्या होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का? क्या उनकी कुर्सी बच पाएगी या फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह पाएंगे? आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूं जीएस गौड़। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र के चुनाव अभी विधान परिषद के पिछले दिनों चुनाव हुए थे और उस चुनाव के समय में चूंकि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी बनता है उसको किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। और यदि वो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है या संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। अन्यथा उसको उस जगह से हटना पड़ता है, या फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदन के सदस्य बन जाता है तो वो अपने पद पर बरकरार रह सकता है। आपको पता होगा, विधानसभा के महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए उस समय एनसीपी और शिवसेना बिल्कुल अलग अलग ध्रुव में थे। एनसीपी कांग्रेस के साथ में थी, शिवसेना बीजेपी के साथ मिली थी, लेकिन दोनों में स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों का गठबंधन बना, एनसीपी का, शिवसेना का, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने उस समय चुनाव नहीं लड़ा। अब जब उन्होंने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली तो उस समय वो विधानमंडल के दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों के ही सदस्य नहीं थे। उनको 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री बनने में यानी 28 नवंबर से लेकर 28 मई 2020 के बीच में उनको इन 6 महीनों के दौरान में किसी एक सदन की सदस्यता लेनी जरूरी है। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इतनी बिगड़ी हुई है कि चुनाव आयोग ने कहीं पर भी चुनाव करवाने का यानी न करवाने का निर्णय लिया, सभी चुनाव स्थगित कर दिए। तो फिर उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प बचते हैं? क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या कोई विकल्प निकाल पाएंगे या फिर उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? आज की यह चर्चा उसी पर कर रहे हैं हम। विधानसभा और विधान परिषद महाराष्ट्र में यह द्विसदनात्मक व्यवस्था है और जैसा कि आप सबको पता है, विधान परिषद विधानसभा की 1/3 होती है, यानी वर्तमान में महाराष्ट्र में 78 सीटें विधान परिषद की है और उसमें उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है और प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए 1/3 सदस्य आते रहते हैं। तो अभी जुलाई के अंदर वहां पर यानी माफ कीजिए जून के अंदर वहां पर 27 सीटों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उन 27 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने। लेकिन वर्तमान में कोरोना की वजह से ये चुनाव स्थगित है और जबकि उद्धव ठाकरे को तो 28 मई से पहले पहले ही किसी एक सदन का सदस्य बनना है, तो ना तो वो विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं और ना ही वो विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो इस बीच में क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति होती है कि वो 1/6 सदस्यों को यानी जितनी विधान परिषद की सदस्य संख्या है उसके 1/6 भाग को वो विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और 171 अनुच्छेद 171 के खंड 5 में यह लिखा गया है कि राज्यपाल जो होता है वो कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के आधार पर जिन व्यक्तियों को जिनका विशेष योगदान रहा इन क्षेत्रों में या फिर जिनको व्यवहारिक नॉलेज हो उनको वह सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की। विधानसभा चुनाव होते समय वहां पर 2 सीटें जो मनोनीत की सीटें थी, जिन पर एनसीपी का और बीजेपी का एक सदस्य मनोनीत था, वो लोग विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए और जीत गए और उनकी जगह वो 2 सीटें खाली हो गई। उसी समय एनसीपी ने उन 2 सीटों पर दावा किया था अपनी सीटों के आधार पर, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह कहते हुए उस दावे को खारिज कर दिया कि चूंकि इनका कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है तो उस समय इनका चुनाव हो जाएगा, उसी समय नए सदस्यों को मनोनीत कर दिया जाएगा, तो इसलिए वहां पर अभी वर्तमान में तत्काल नियुक्ति की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब 9 अप्रैल 2020 को उद्धव ठाकरे को चूंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो राज्य की कैबिनेट ने वहां पर एक प्रस्ताव पास किया और राज्यपाल के पास भेजा
कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में सदस्य मनोनीत किया जाए। यानी गेंद राज्यपाल के पाले में चली गई कि राज्यपाल उनको मनोनीत करता है या नहीं करता है। लेकिन इस दौरान एक घटना और घटती है। बीजेपी का एक विधायक बॉम्बे हाईकोर्ट चला जाता है और वो इस राज्य कैबिनेट के दावों को खारिज करवाना चाहता है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये मामला राज्यपाल के तहत है। चूंकि राज्यपाल एक संवैधानिक बॉडी है तो वो क्या निर्णय लेते हैं उन्हीं पे डिपेंड है। अगर वो जो भी निर्णय लेते हैं उसकी बाद में समीक्षा की जा सकती है, लेकिन उनको निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी बीजेपी का यह दावा खारिज हो गया। अब राज्यपाल के पास गेंद चली गई है कि क्या वो 28 मई से पहले सदस्य को मनोनीत करते हैं या नहीं करते हैं। चूंकि भगत सिंह कोश्यारी पहले से ही जून के लिए कह चुके हैं, तो यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपना निर्णय पलटते हैं या फिर उद्धव ठाकरे की कुर्सी इस बहाने चली जाती है। उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प रहेंगे, उससे पहले ऐसा ही एक वाकया की बात कर लेते हैं जो यूपी में घटा था। यूपी में 1961 में चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री थे और उस समय सब ऐसी ही कंडीशन आ गई थी कि वो 6 महीने में किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए, तो उनको राज्यपाल ने विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया था। विपक्षी दलों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि चूंकि चंद्रभान गुप्ता कई सालों से राजनीति में सक्रिय है और समाज सेवा का भी उनको बहुत सारा अनुभव है, इसलिए उनकी नियुक्ति बिल्कुल मनोनीत उनको करना बिल्कुल वैध है और वो इसके लिए योग्य और उनकी कुर्सी उस समय बच गई थी। तो क्या ठीक वैसा ही महाराष्ट्र में होगा या फिर ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। उद्धव ठाकरे के पास इस समय क्या विकल्प होंगे। नंबर 1, पहला विकल्प उनके पास यह होगा कि वो राज्यपाल से यह आग्रह करें कि वो 27 मई तक द्विवार्षीय जो चुनाव है उनको करवाए या फिर जो मनोनीत करना हो। दूसरा विकल्प यह है कि वो राज्यपाल के पास कैबिनेट का जो निर्णय चला गया है उस पर निर्णय लेने का आग्रह करे, या फिर तीसरा विकल्प है कि यदि राज्यपाल कोई निर्णय नहीं ले तो वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि वो राज्यपाल को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी करे कि राज्य कैबिनेट ने जो सिफारिश की है उस पर वो किस तरह से क्या निर्णय ले सकते हैं, ले या नहीं ले, इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे। तो आने वाले समय में यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी रहती है, जाती है, या सुप्रीम कोर्ट से क्या नए प्रावधान आते हैं। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। धन्यवाद।